बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक चल रहा था हमारा टू सैंपल टेस्ट का चल रहा था। उसमें अभी तक हमने पूल्ड वेरिएंस के हवाले से देखा, यानी दो डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं, उनके दो डिफरेंट सैंपल्स हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, और हमने उसमें ये अज्यूम किया कि उनका वेरिएंस सेम है। तो वेरिएंस को सेम रख के हमने पूल्ड वेरिएंस टी टेस्ट लगाया। उसमें पूल्ड वेरिएंस की डेफिनेशन यूज़ की टी टेस्ट में, और उसकी में से हमने देखा, हमने एक एग्जांपल की जिसका कंक्लूजन ये निकला था उसमें कि वो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया था, और एक की जो मीन थी वो दूसरे की मीन से ज़्यादा निकला। फर्दर है जी, पहले अज्यूम किया था कि इक्वल हैं, अब अजम्पशन ये है कि इक्वल नहीं है। ठीक है, तो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन सेम नहीं है, इक्वल नहीं है पॉपुलेशंस की। ठीक है, तो सैंपल्स की तो पिछले एग्जांपल में भी डिफरेंट थी, पॉपुलेशन के हवाले से बात। तो सैंपल्स आर रैंडमली एंड इंडिपेंडेंटली ड्रॉन, सैंपल इंडिपेंडेंटली लिए हैं और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सैंपल साइज 30 से बिलो है, और अज्यूम नॉट इक्वल है, क्या नॉट। ठीक है, तो ये अजम्पशंस भी है। इन अजम्पशंस के बाद हम हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे डिफरेंस ऑफ मीन्स का, यानी दो सैंपल्स की मीन के डिफरेंस का। ये लिखा हुआ है टेस्ट मीन्स ऑफ टू रिलेटेड पॉपुलेशंस। रिलेटेड जो पॉपुलेशन हैं उसको किस तरह किया जा सकता, पेड और मैच्ड सैंपल्स, यानी पेयर बने हुए हैं सैंपल्स के, जोड़े बने हुए हैं या मैच है एक जैसे हैं, रिपीटेड मेयर्स हैं बिफोर आफ्टर, पहले और बाद की जो मेयर्स हैं वो रिपीट कर रही हैं, और जो पेड वैल्यूज हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो इस तरह कैलकुलेट किया जाए। ये फार्मूला लिखा हुआ कि यूज डिफरेंस बिटवीन पेड वैल्यूज, जो पेड वैल्यूज हैं उनके लिहाज से डिफरेंस लिया जाए। ये लिखा हुआ डी आई इज इक्वल टू x1i माइनस x2i। आई डमी वेरिएबल है, इंडेक्स वेरिएबल है, तो उसके लिहाज से जो उसकी जो वैल्यूज है, उसके जो पेयर्स हैं उनको जो वैल्यूज जो हैं x1 की, मसलन ये x1 जो है ये मीन है पहले की, तो उसके अंदर भी तो वैल्यूज होंगी ना, x1 x2 x3 सो ऑन, और इस तरह x2 के अंदर भी वैल्यूज होंगी। तो जो उनसी जो पेयर्ड वैल्यूज हैं जिसके साथ पेयर बना होगा, यानी x1 की वैल्यू का x2 की जिस वैल्यू के साथ पेयर बना होगा वहां से डिफरेंस कैलकुलेट करें। या तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, और अगर नॉर्मल नहीं है तो लॉज सैंपल यूज करना है। ठीक है, तो रिलेटेड पॉपुलेशंस के हवाले से, यानी उनको पेयर किया गया हुआ है, तो पेयर करने के बाद जो है उसके हवाले से जो है इसकी पेयर डिफरेंस टेस्ट है उसको किया गया। इसको ये फार्मूला बताया है, इसको आगे देखते हैं कि वो डी आई का क्या मतलब है। द ith पेयर डिफरेंस इज डी आई। पेयर डिफरेंस मैंने अर्ज किया कि x1 के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको स्पॉट किया जाएगा। x1 लिखा हुआ है तो डिफरेंट वैल्यूज हैं, x1 x2 सो ऑन xn। अच्छा, अब ये x1 के लिहाज से, तो यहाँ पे स्टार्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए x11 x12 x13 x1n, और इसी तरह x2
तरतीब लगा के रखी हुई है जी वैल्यूज की। x21 यानी पहली वैल्यू, x22 दूसरी वैल्यू, एंड सो ऑन x2n। ठीक है, तो इसका इसके साथ पेयर बनाया है या इसका इसके साथ पेयर बनाया है, उसके लिहाज से इसको माइनस करना है। तो पहली का पहली के साथ है तो ये ठीक है, पहली का पहली के साथ बनाया है, उसका दूसरी का दूसरी के साथ बनाया है, उसको माइनस कर लेना, उसको डी आई कहा हुआ, और फिर उस डिफरेंस की मीन ले लेनी। एन सैंपल साइज है, ठीक है, ये डिफरेंस मीन है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। ठीक है, पेयर जो हैं इनके पेयर्स बनेंगे, ओब्वियसली सैंपल साइज सेम होगा तभी पेयर बनेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये डिफरेंस जो है, ये उसकी वैल्यूज इस तरह कैलकुलेट करनी है, ये फार्मूला है। ये डिफरेंस की मीन है, उन डिफरेंसेस को ऐड कर दिया और एन से डिवाइड कर दिया सैंपल साइज से, तो मीन निकल आएगा। और फिर हर एक का मीन से डिफरेंस लेके स्क्वायर करके ऐड कर दें और n-1 से डिवाइड कर दें, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाए। अब पेयर्ड डिफरेंस टेस्ट में स्टैटिस्टिक्स जो है वो किस तरह कैलकुलेट करें। ये डिफरेंस है हमारे पास जो कैलकुलेट किया, डिफरेंस ऑफ मीन्स है, और ये पॉपुलेशन के जो मीन का डिफरेंस है ये वो लिखा हुआ है, क्योंकि अब वेरियंस सेम नहीं है, मीन्स सेम नहीं है। μ1 और μ2 जो है वो आपस में बराबर नहीं है। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है एस डी, इसकी जो डिफरेंस की जो है उसको कैलकुलेट किया हुआ। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें n-1 ही है, ठीक है, क्योंकि पेयर कर दिए गए हैं तो वो पेयर की वजह से वो n नहीं है। पेड सैंपल्स के लिए अब देखिएगा ये लिखा हुआ है, डिफरेंस की जो मीन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है। लेस देन का आया तो लोअर टेल हो गया, ग्रेटर देन का आया तो अपर टेल्ड हो गया, और टू टेल्ड में इक्वल और नॉट इक्वल। सेम उसी तरह रिजेक्टेड और नॉन रिजेक्टेड जो वन टेल टेस्ट है, लोअर है तो लेफ्ट साइड पे पूरे का पूरा अल्फा, अपर टेल है तो राइट साइड पे पूरे का पूरा अल्फा, और टू टेल्ड है तो दोनों साइड्स पे अल्फा को हाफ करके अल्फा बाय टू करके इधर यूज किया गया। कॉन्फिडेंस इंटरवल का भी फार्मूला इसी तरह होगा, वो पीछे जो लिखा था वो हाइपोथेसिस का था और यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल का, उसी तरह प्लस माइनस और इस तरह कैलकुलेट किया गया। चलें जी, अब एग्जांपल आ गई है आपके पास और उसको जो है हम अब देखते हैं। Assume you send your sales people to customer services training workshop। आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं और अपने जो सेल्स के एम्प्लॉय हैं उनको आप कस्टमर सर्विस सेंटर में ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। हर कंपनी का यूजुअली कस्टमर सर्विस सेंटर होता है जहाँ पे कोई शिकायत वगैरह होती है, मतलब पीटीसीएल का या इसी तरह और किसी भी अदारे का जो कस्टमर सर्विस सेल है, कभी चक्कर लगा हो तो, या किसी फ्रेंचाइज वगैरह पे जाए तो उनको कस्टमर सर्विसेज सेंटर ही बोलते हैं। वहाँ पे आप जाते हैं और अपने जो मसाइल हैं तो वहाँ पे आपने एम्प्लॉइज भेजे हैं ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग के बाद जो है कंप्लेंट्स जो में जो फ़र्क है वो आया या नहीं आया, मतलब एक बंदा ट्रेनिंग से पहले कंप्लेंट्स को सॉल्व कर रहा है और एक बंदा ट्रेनिंग लेने के बाद कंप्लेंट्स को सर्विस कर रहा है, तो उसके हवाले से उसकी परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क है। ये नाम रखे हुए हैं CBTF MHRK MO, ठीक है, ये ठीक जो सा आप जो है इसको ले सकते हैं।
तो बिफोर उसकी पहले 6 शिकायतें थी, ट्रेनिंग के बाद उसकी 4 शिकायतें। टीएफ था, उसकी ट्रेनिंग से पहले 20 शिकायतें थी, ट्रेनिंग के बाद 6 शिकायतें। ट्रेनिंग से पहले 3 शिकायतें थी, ट्रेनिंग के बाद कोई शिकायत 2 शिकायतें। और एक बंदे की ट्रेनिंग से पहले कोई शिकायत नहीं थी, तो बाद में भी कोई शिकायत नहीं। और एक बंदे की ट्रेनिंग से पहले 4 शिकायतें थी और ट्रेनिंग के बाद कोई शिकायत नहीं, ख़त्म हो गई। तो इनके डिफरेंसेस कैलकुलेट किए, ठीक है, डिफरेंस कैलकुलेट किए। ये वैल्यूज़ बड़ी हैं, ये पहले लिखी हुई हैं, ठीक है। ये वैल्यूज़ आ गई आपके पास, ये ऐड किया, इसके बराबर आ गई। और आपने इसकी एवरेज कैलकुलेट की, तो एवरेज ये बनेगी। और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट की इसी डिफरेंसेस की, उसका जवाब ये आ। ये डाटा, ये कैलकुलेशंस करने के बाद कॉन्फिडेंस नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। अब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि ट्रेनिंग की वजह से डिफरेंस आया है नंबर ऑफ कंप्लेंट्स में, यानी कम हुई है, फ़र्क पड़ा है। ट्रेनिंग देने से जो शिकायत थी वो कम हुई है। और कॉन्फिडेंस लेवल जो है 0.01 है, यानी तो नल हाइपोथेसिस इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0 जो है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्फा की वैल्यू 0.1 है, 0.01 है। डी की वैल्यू -4.2 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है क्योंकि टोटल 5 लोग हैं। और अल्फा बाई 2 यानी हाफ बनेगा 0.005 और 0.005 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो वैल्यू आई है वो 4.60। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ली, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के बाद आपके पास जो जवाब आया वो ये आया और वो एक्सेप्टेंस रीजन में लाए कर गया। सो डिसीजन है डोंट रिजेक्ट एच नॉट, तो एच नॉट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। एच नॉट को अगर रिजेक्ट नहीं कर सकते तो उसमें तो इक्वल का केस था। इसका मतलब ये है कि ये कहना, यानी यू डी मीन्स का डिफरेंस 0 है, इससे मुराद है यानी कि उनकी मीन्स में फ़र्क नहीं आया। जो पहले मीन थी और जो बाद में मीन थी उसमें फ़र्क नहीं आया। इसका मतलब ये है कि कंप्लेंट्स में कोई इतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया। ये कहाँ से पता लगा? यहाँ से म्यू उनकी मीन्स में डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस नहीं है इसका मतलब है बराबर है, तो इसका मतलब बिफोर और आफ्टर की जो मीन है वो सेम होगी। इसका मतलब ये होगा कि ट्रेनिंग से पहले जो शिकायत की जो एवरेज थी वही एवरेज शिकायत की ट्रेनिंग के बाद रही है। अब जो टॉपिक है हमारा वो टू पॉपुलेशन की प्रपोर्शन के हवाले से न्यू आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल है, नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें गोल्स क्या है? टेस्ट हाइपोथेसिस और फॉर्म अ कॉन्फिडेंस इंटरवल। दो यानी दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या हाइपोथेसिस टेस्ट कर दें या कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करें फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशंस प्रपोर्शन। जो पॉपुलेशंस की जो प्रपोर्शंस हैं, उनके जो हिस्से हैं, उसके अंदर जो डिफरेंस है उसके ऊपर उनको टेस्ट करना है, ठीक है। एक से ज़्यादा पॉपुलेशंस यानी दो पॉपुलेशंस हैं, उनकी प्रोपोर्शंस हैं, उनका जो डिफरेंस है उसको इस तरह करना है। तो पॉपुलेशन 1 की प्रोपोर्शन को पाई 1 का हुआ है, पॉपुलेशन 2 की प्रोपोर्शन को पाई 2 का हुआ है और उनका डिफरेंस लिखा है। अच्छा, और आगे अजम्पशन जैसे पिछले चैप्टर में थी कि सैंपल साइज और प्रोपोर्शन को मल्टीप्लाई करें तो जवाब 5 से ज़्यादा आना चाहिए, पी और 1 माइनस पी का, ठीक है। द पॉइंट एस्टिमेट
फॉर द डिफरेंस इज P1 माइनस P2। प्रोपोर्शन का जो डिफरेंस होता है वो P1 माइनस P2 लिया जाता है ना। तो यहाँ पे पॉपुलेशन के हवाले से ये सैंपल का है। पॉइंट एस्टिमेशन यूजुअली सैंपल के लिए की जाती है, तो ये सैंपल्स के लिए लिखा हुआ P1 P2 और ये पॉपुलेशन के लिए लिखा हुआ पाई1 पाई2। तो ये लिखा हुआ है। अब पॉपुलेशन प्रोपोर्शन हैं उसको चेक करने लगे हैं। तो अब नल हाइपोथेसिस के हवाले से चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस में किस तरह का लेना है और उसमें इक्वालिटी लेनी है। तो इन नल हाइपोथेसिस वी अज्यूम दैट द नल हाइपोथेसिस ट्रू, so we assume that pi1 and pi2 are equal and pool the two sample estimates। तो जो पूल और इक्वल जब लेंगे तो फिर पूल बनाएंगे। तो पूल बनाने के लिए जो प्रोपोर्शंस का फार्मूला है वो ये लिखा हुआ P bar is equal to x1 plus x2 n1 plus n2। तो ये x1 जो है सैंपल मीन है पहले वाले की, x2 दूसरे की, और ये सैंपल साइज है और उनकी मदद से जो है ये प्रोपोर्शन का फार्मूला कैलकुलेट किया होगा। जी टेस्ट लगाया है, ये देखिएगा कि P1 माइनस P2 सैंपल की प्रोपोर्शंस का डिफरेंस, ये पॉपुलेशंस की प्रोपोर्शंस का डिफरेंस, और उसको नीचे ये सेम कंसिडर करने की वजह से ये पूल्ड लगाया होगा। ये प्रोबेबिलिटी है x1 ओवर n1, ये याद रखिएगा, प्रोपोर्शन जिसे बोला होगा। ये उसी तरह वन टेल, टू टेल, पाई1 ग्रेटर देन इक्वल टू पाई2, लेस देन का केस है तो लो टेल है। अल्टरनेटिव में ग्रेटर देन है तो अपर टेल का केस है, और नॉट इक्वल का केस है तो टू टेल है। और ये उसी तरह एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेड रीजंस एग्जांपल पे आते हैं। Is there a significant difference between the proportion of men and the proportion of women who will vote yes on proposition A? Proposition जजमेंटल स्टेटमेंट को प्रोपोजिशन कहते हैं, ये डिस्क्रीट मैथ में पढ़ाया जाता है। प्रोपोजिशन इंग्लिश का भी कोर्स वगैरह पढ़े तो उसमें भी प्रोपोजिशन बोलते हैं लोग। तो प्रोपोजिशन से मुराद ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है, यानी जिससे आप नतीजा अखज़ कर सकें। तो पॉपुलेशन अब मेंस का ग्रुप है और वुमेन्स का ग्रुप है, तो जो मैन होंगे ओब्वियसली वो वुमेन नहीं होंगे और जो वुमेन होंगे वो मैन नहीं होंगे। तो ये दोनों ग्रुप्स जो है, दोनों जो पॉपुलेशन है इंडिपेंडेंट हो गई। अभी एक सैंपल लिया है उसने, वो एग्जांपल में ही कह रहा है, डाटा दे रहा है, इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 36 of 72 men and 35 of 50 women indicated they would vote yes। तो वो वोट yes और नॉट के हवाले से बात हो रही है। टेस्ट एट द सिग्निफिकेंस लेवल 0.05। ठीक है, 72 के सैंपल में 36 कहते हैं यस होगा, 50 के सैंपल में 35 खवातीन कहती हैं यस होगा। तो अब देखिएगा प्रोपोर्शन ड्रॉ करना है। तो मेन का क्या बना प्रोपोर्शन, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल 36 था, डिवाइड बाय 72, जवाब आया 0.5। वुमेन का 35 वुमेन थी 50 में से जिन्होंने कहा था यस, तो यस के हवाले से जो प्रोपोर्शन बना वो हमारे पास ये बन गया। और हम ये ले रहे हैं सेम की वजह से पूल्ड एस्टिमेशन के लिए हमने ये वैल्यू यूज़ की।
x1 प्लस x2 वो ऐड किया, कैलकुलेट किया, हमारे पास ये जवाब आ गया। नल हाइपोथेसिस क्या है कि ये बराबर है। जी स्टैटिक्स जो है कैलकुलेट की हैं। 30 से ज़्यादा हो जाए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये P1 माइनस P2 माइनस P1 पाई 1 माइनस पाई 2, तो क्योंकि हमने सेम लिया हुआ है ये 0 आएगा जवाब, हमने अज्यूम किया हुआ, तभी पूल्ड प्रोपोर्शन यूज़ की है। ये फार्मूला लिखा हुआ है, कैलकुलेट किया है, जवाब -2.20 आ गया। और कॉन्फिडेंस लेवल था 0.05, तो 0.025 के लिए वैल्यू बनती है -1.96 और राइट साइड पे 1.96। तो जो जवाब है हमारा जो है वो जो एक मिनट, जवाब जो हमारा वो लेस है, रिजेक्शन रीजन में है, तो रिजेक्ट करेंगे एच नॉट को। यहाँ पे ये गलती से लिखा हुआ है कि डोंट रिजेक्ट एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। एच नॉट को अगर रिजेक्ट कर दिया हमने, तो इसका मतलब ये है पाई 1 और पाई 2 बराबर नहीं है। जो प्रोपोर्शंस थी हमारी वो बराबर नहीं है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। यानी जो ये जो प्रोपोर्शंस थी पे जो थी उसमें काफ़ी फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। सो देयर इज सिग्निफिकेंट एविडेंस। एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे तो एक्सेप्ट करेंगे उसको हाइपोथेसिस को, तो देयर इज सिग्निफिकेंट एविडेंस ऑफ डिफरेंस इन प्रोपोर्शन who will vote yes between men and women। ठीक है, ये इस में जवाब गलत लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। इस तरह कॉन्फिडेंस इंटरवल के हवाले से वही कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला जो पिछले पेज पे फार्मूला था उसी को सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। इसमें उसने अलग अलग ली हुई P1 और P2। और इसकी मदद से जो है यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं की हुई, या खुद कीजिएगा कि इंटरवल क्या निकलता है। तो जिस तरह मीन में हमने एस्टिमेशन के लिए जवाब लिखा हुआ था, उसी तरह इधर जवाब ट्राई कीजिएगा। अच्छा, पहले दो पॉपुलेशंस मेरा ख्याल है नेक्स्ट स्टार्ट करें या ना करें। नेक्स्ट नहीं स्टार्ट करते, वो आगे फिर शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है प्रोपोर्शंस तक जो है हमने किया, मीन्स का किया, उसमें डिफरेंट थी। तो जो डिफरेंस यानी स्टैंडर्ड यानी वेरियंस डिफरेंस था। पहले सेम का केस लिया था, उसमें पूल वेरियंस कैलकुलेट करके फार्मूलाज लगाए मीन के केस में, और जिसमें बराबर नहीं था उसमें फिर एज इट इज उसी तरह लगाया। उसके बाद प्रोपोर्शंस को देखा तो वो सेम कंसिडर करके प्रोपोर्शंस को, तो वो पूल का फार्मूला लगेगा, अदरवाइज वो एज इट इज जिस तरह फार्मूला हम यूज करते हैं जैसे कि ये लिखा हुआ है उसको ही यूज करेंगे और अप्लाई कर देंगे। तो हमने दोनों तरीकों से देखा है
नतीजा क्योंकि ड्रॉ करना था तो हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग और कॉन्फिडेंस इंटरवल दोनों का फार्मूला लिखा है टू सैंपल टेस्ट के लिए। आगे वेरिएसेस को कंपेयर किया गया, वो मैंने अर्ज किया था कि रिलेटिव कंपैरिजन है तो कंपैरिजन एक डिफरेंस से किया जाता है और दूसरा रेशियो से लिया जाता है। बस ये चेक करना हो कि इसकी उम्र उसकी उम्र से ज़्यादा है या कम है तो डिफरेंस लिया जाता है, लेकिन ये चेक करना होगा ये उससे खूबसूरत है तो क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस में बहुत डिफ़िकल्ट होता है और कुछ या जहाँ पर हमारे पास इस हवाले से क्वांटिटेटिव एनालिसिस अवेलेबल ना हो तो वहाँ पे फिर हम रेशियो भी लेते हैं। तो रेशियो जो है ये भी रिलेटिव कंपैरिजन की एक टाइप है, डिफरेंस भी और दूसरा मैंने बताया रेशियो। तो आज डिफरेंसेस का हमने देख लिया है, रेशियोज का हम नेक्स्ट में देखेंगे। यहाँ तक कोई बात है तो पूछ लें, स्लाइड सारी आपको दी हुई हैं, नोट्स आपको दिए, तो बात पूछनी है तो कर लें, पूछ लें। सर इसकी तो आ गई है समझ, उसकी आप हमारे साथ लेक्चर में शेयर करेंगे अपने मैं रिकॉर्डिंग? ये कर रहा था जो सवालात आ रहे हैं कि प्रॉब्लम्स जो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए इश्यूज आ रहे हैं, मैंने ये कहा है कि आप लोग एक फार्मूला शीट बनाएं, 8वें चैप्टर के जितने फार्मूले हैं उनको लिखें, 9वें चैप्टर के जितने फार्मूले हैं उनको लिखें, 10वां चैप्टर स्टार्ट किया है, इसके जो फार्मूले हैं इसको एक लिस्ट में लिखें, उन फार्मूलाज को देखते रहें, फार्मूला याद होंगे और उनकी एग्जाम्पल में उनको इम्प्लीमेंट करना सीखें और उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करें। ये दो काम करने के बाद क्वेश्चन ट्राई करें। उसके बाद जहां पर आपको इशू आए आप मुझसे, जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप मुझसे पूछे कि मैं ये सवाल कर रहा था या सवाल कर रही थी, तो यहाँ पर इशू आया तो मैं हाजिर हूँ बताने के लिए। आप लोग बगैर ट्राई किए और बगैर एफर्ट किए अगर इस तरह पूछेंगे या करें तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इस तरह डील करना। इस तरह तो आप कहेंगे जी क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो मिजाज है बहुत डिफरेंट हुआ करता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन का यूनिवर्सिटी टीचिंग का स्टाइल बहुत डिफरेंट हो। आप लोगों को लगता है कि उसी तरह हो जिस तरह एफएससी में बोर्ड के ऊपर सारे सवाल कर दिए जाते हैं और टीचर सारे सवाल सॉल्व कर देता है और उसी में से पेपर आता है। उसी में सर वैसे सिलेबस नहीं, कम सिलेबस बन जाता है ना, इस तरह आप पढ़ा रहे हैं तो इतना ज्यादा सिलेबस बन जाता है। सॉरी, मैंने कहा वैसे अगर लिख के करें तो सिलेबस थोड़ा सा कम हो जाता है ना, तो फिर इस तरह सिलेबस इतना ज्यादा हो जाता है। तो अब क्या करें, अब ऑनलाइन लेक्चर्स देने को कहा था और ऑनलाइन लेक्चर्स दे रहे हैं तो आप भी तो घर बैठे हुए हैं, आप लोगों का टाइम बच रहा है तो जो टाइम बच रहा है उसमें आप लोग एफर्ट करें। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप लोग एफर्ट करें, एफर्ट आप लोग कर नहीं रहे हैं, आप लोग घरों में घर के काम कर रहे हैं। आवाज रिपीट होकर वापस आ रही है जी, प्लीज। सर सिलेबस इतना देख के दौरे पड़ जाते हैं कि इतना सिलेबस है कैसे खोलें? देखिए आउटलाइन नहीं, सिलेबस आपने शुरू से सुस्ती का मुजाहरा किया है, सेमेस्टर सिस्टम में डेली काम डेली करते हैं आप लोग, अपने घर के कामों में लगे रहते होंगे, ठीक है, ईद आ रही है, पहले छोटी ईद थी उसके कपड़े सीते रही होंगी, अब बड़ी आ गया उसकी, वो आप लोगों की तो लेसन ही मैच करती होंगी, क्या तो उसी में आप लगे रहते होंगे। तो लड़के जो हैं वो बड़ी ईद पे, छोटी ईद पे वो भी बेचारे, बेचारे तो नहीं, खैर स्टूडेंट्स को मैं बेचारा नहीं मानता होता, ये बेचारे बनने की एक्टिंग करते हैं, होते नहीं है। तो छोटी ईद पे जो है वो भी घूमते फिरते रहते हैं, ईद पे घूमते फिरते रहते हैं गोश्त जानवर ज़िबा करने के बाद, ठीक है। तो और बाद में आप कहेंगे कि आप मतलब इस तरह तो बैठे बिठाए फेवर तो कह लेंगे ये तो ज्यादती है, आप लोग कुछ नहीं करें। सर रिकॉर्डिंग सेंड कर देना अपने लेक्चर्स की, पहले 2-3 लेक्चर की रिकॉर्डिंग सेंड आपको कर सेंड देना। कर देंगे, कोई टेक्निकल इशू है था जिसकी वजह से ना सेंड नहीं हो रही, तो अच्छा ठीक है। कोई वॉलंटियर हो मेल लड़का तो किसी दिन आ जाए, या तो सारे नोट्स ले जाए, लेक्चर्स ले जाए वीडियो में और वो अपलोड कर दे। लड़के की बात कर रहा हूँ तो लड़का आ जाए, सभी को बहुत शौक है मुलाकात का, सभी है आज क्लास में,
ठीक है, अब देखिए 26 पार्टिसिपेंट हैं। जो पहले मॉर्निंग वाली पहली क्लास थी उसमें 32 से 32 से एंड पे आए थे। ये देख लें, और फिर आप बाद में गए जी के सर ऐसे कर दें वैसे कर दें, तो इसका मतलब यही है आप लोग पढ़ना नहीं चाह रहे। यूं कह लें कि जिंदगी में बहुत से काम पहले पढ़ते हैं और इस दफा आपको पढ़ना पड़ गया। नोट्स नहीं मैंने कहा, मैंने वीडियोस कहा है। नोट्स तो आप लोगों को सबको मैंने ग्रुप में शेयर किए हैं। खिजर कह रहे हैं जी नोट्स ले जाएंगे। मैंने नोट्स आपको दे चुका हूँ। तो वो जरा आप अब देखें ना, 7 सेमेस्टर अगर आपने लाड में गुजार लिए हैं तो कोई नहीं, ये सेमेस्टर अगर थोड़ा सा टफ हो जाएगा तो क्या है। ठीक है, जिंदगी में बहुत से काम पहली दफा होते हैं, इस बात को जहन में रखिएगा। और स्टूडेंट का काम नहीं है इस तरह फेवर्स मांगना जिस तरह आप लोग मांगते हैं फेवर्स, ना स्टूडेंट्स को जेब देता है। नहीं सर, हम फेवर नहीं मांग रहे आपसे। उदारा ये मांगने वाला काम छोड़ें सर। हम ये नहीं, आप देखें मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे अंदाजा है कि हम ये नहीं कह रहे, हम वो नहीं कह रहे, इसके पीछे यानी ये बात या सारी बात घुमाने का मकसद क्या है। ठीक है, तो मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे भी पता है कि स्टूडेंट्स की साइकी क्या है, और ये ना बताया जाए कि इस तरह पढ़ाएं या इस तरह पढ़ाएं। बाकी बच्चियां अब किधर गई हैं, बोलो भी। सॉरी, देखें बोले मैं बाकी बच्चियों को बोल रही हूँ कि वो कहाँ गई हैं। मैं जनरल डिस्कशन हो रही है, मैं किसी के साथ ना तो कोई मेरी इस तरह की इंटेंशन है किसी के साथ कि मैंने ना पूरी क्लास के साथ ना पर्सनली किसी के साथ कोई इस तरह का मेरा इशू है कि जी मैंने इनको टफ टाइम देना है। मैं जो सब्जेक्ट का मिजाज है उसके मुताबिक कोशिश कर रहा हूँ, एफर्ट कर रहा हूँ कि ये आपको आ जाए। आप लोग एफर्ट करें, आप 2-3 दिन पढ़ेंगे बहुत बहुत अफाका हो जाएगा। ये 1 से 1.5 घंटे का काम नहीं है, बज़ाहिर सफ़े ज्यादा है लेकिन करने वाला काम जो है वो 1 से 1.5 घंटे का है, उसमें तैयारी हो जाएगी पूरे के पूरे कोर्स की। लेकिन आप लोग क्योंकि करते नहीं है तो इसलिए आप लोगों ने शोर मचाया हुआ है, वो ये हो गया वो हो गया। तो जब जिस दिन आप करने बैठेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। नहीं यकीन आता तो सभी से पूछ लीजिएगा। सर हम लोग बुक से करते हैं ना हार्ड फॉर्म में, अब ये हम मोबाइल से करना हमारे लिए मुश्किल होता है, इसलिए हमें मसला प्रिंट लेना या हार्ड कॉपीज प्रोवाइड करना ये टीचर का काम तो नहीं है। ठीक है जी, सबे ये 1000 रुपए के प्रिंट्स हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब ना बहाने हैं और ये बातें ही हैं। अगर 1000 रुपए लग भी गया, आप इससे अंदाजा लगाएं कि आप 3-3 हजार की तो लैस लगा देती हैं अपनी सूट को, और पढ़ाई के मामले में 1000 का आप जो है ना वो के जी नोट्स। ये सर एक बुक नहीं है ना, हम 6 बुक्स की यही है, हमें सॉफ्ट फॉर्म मिल रही है, हार्ड फॉर्म है ही नहीं हमारे पास, इसलिए इशू बन आपकी रहा है। आवाज क्लियर नहीं आ रही वजीहा। सर मैंने कहा एक बुक का मसला नहीं है ना, सब टीचर्स की हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म है, हार्ड फॉर्म है ही नहीं, इसलिए मसला बन रहा है। देखिए मसाइल सबके साथ है, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही कि किस वजह से इशू हो रहा है। ठीक है, आवाज कट कट के आ रही है आपकी। तो बहरहाल स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं जैसे भी है। इन द एंड ये स्टूडेंट्स की साइड पे बात है। सर क्लास में हम लोग कम पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में आप पढ़ाते रहते हैं तो ज्यादा हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम नोट नहीं कर रहे हैं तब हम आपको कहते थे सारा सर कुछ हम अवेलेबल नोट है। करें। देखिए बुक रीडिंग की आदत नहीं है तो इसमें अब मेरा क्या कसूर है। जी जी सर हमें सर अच्छा सिलेबस तो थोड़ा कम कर दें। सिलेबस जो मुझे आउटलाइंस दी गई है मैंने उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना है। ठीक है, आपके कहने पे कम या ज्यादा मैंने नहीं करना, ना मुझसे इस हवाले से बात करें आप। यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है, आपको जिस दिन प्रॉस्पेक्टस मिली थी उसके ऊपर ये ना कोर्स भी लिखे हुए थे और उनकी जो आउटलाइन है वो यूनिवर्सिटी ने दी है, तो वो आपको पढ़ना पड़ना है जो टीचर पढ़ाएगा। ये आप कहें जी उस टीचर ने ऐसे किया था आप ऐसा क्यों कर रहे हैं या फलाने ने ऐसे किया था, टीचर्स का कंपैरिजन नहीं करें आप लोग।
बहुत बुरी बात है, फलाना ने हमें इस तरह पढ़ाया था तो ऐसे हो गया, मैडम ने पढ़ाया। देखें उन्होंने जो था, अब आप लोगों ने अपने आप को नहीं सुधारा तो इसमें अब मेरा क्या कसूर है? या आपकी बैड लक कह लें या गुड लक कह लें कि मैं आ गया हूँ आपको पढ़ाने। बाकी बातें जी फिर ग्रुप में कर लीजिएगा, कोई किसी को परेशानी है। मैं फिर कह रहा हूँ फार्मूला शीट बनाएं, एग्जाम्पल्स सॉल्व करें, आपके 90% मसाइल हल हो जाएंगे। ये लोग बातें वही कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक किताब खोल के सिर्फ देख के डर गए हैं, ट्राई करना नहीं किए। सर ऐसी बात नहीं है, देखा नहीं है, सिर्फ ट्राई करने की भी कोशिश की है। तो जहाँ पे डिफिकल्टी है पूछे होमवर्क आपने दिया वो भी किया है। आप कहते हैं कि जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है इसको निकाल दें, ये नहीं चलेगा। जी सर या तो फिर अब एग्जाम भी ऑनलाइन करवा देना। चलें आप एग्जाम ऑनलाइन दे लें, आप ये पूरा कर लें, ठीक है। जिसने एफर्ट नहीं की, जिसने मेहनत नहीं की, पेपर चाहे ऑनलाइन हो, आपको लगता है कि ऑनलाइन पे आपको हेल्प मिल जाएगी तो ले लीजिएगा। सर बड़े आसान होते हैं पेपर। आपको लगता है, आप एग्री के पेपर देख के कह रही हैं कि बड़े आसान होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका लगता है, आपको अपने जीसी के जो टीचर्स हैं उनकी अहलियत पे लगता है, आप लोगों को शक है। तो जो गलत फहमियां हैं ना अपने इस हवाले से, तो वो भी मेरी तरफ से ओपन बुक ले ले जी। अगर आपने ओपन बुक पेपर देना है फाइनल का रिटर्न, तो मैं उसके लिए भी एग्री हूँ। मतलब आप अगर ये शौक पूरा करना चाहते हैं ना, मैं ओपन बुक लेने को भी तैयार हूँ जी। पेपर फाइनल का बुक आप खोल सकते हैं, जहां से चाहे मटेरियल से हेल्प ले सकते हैं, क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। यानी सर ऐसे तो नहीं होंगे, डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट नहीं होगा जी। अब सवाल में यूएस की कंपनी लिखी है, अगर वहां पे अब आप लोगों से वर्ड प्रॉब्लम की स्टेटमेंट नहीं पढ़ी जा रही तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। आपकी डिग्री पे लिखा जाएगा कि आपकी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है, तो अब अगर इंग्लिश पढ़ के तर्जमा आपसे नहीं हो रहा वर्ड प्रॉब्लम का, 3 चीजें उसमें लिखी होनी है, चौथी आपने फाइंड करनी है। तो अब इसमें मेरा क्या कसूर है कि आपको इंग्लिश अंडरस्टैंड नहीं हो रही, ये बता दें। आप लोग किताब खोलते हैं, आप देखते हैं कि सवाल इंग्लिश वर्ड प्रॉब्लम लिखा हुआ है और आप लोग भाग जाते हैं, सिंपल। और ये आप लोगों का, ये आप इस चीज को आप ना क्या करें, अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है तो क्या करें। मैं फिर कह रहा हूँ, ये कॉल किसी वक्त भी डिस्कनेक्ट हो सकती है, तो फार्मूला शीट बनाएं, फार्मूले याद करें, एग्जाम्पल्स देख के उसमें से डाटा निकालना सीखें। सिर्फ डाटा ही निकालना है, बाकी फार्मूला लगाना वो तो कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन तो 10वीं के स्कूल का बच्चा भी कर लेता है, कैलकुलेटर से ही करनी है, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। तो फिर आपका इसमें टेस्ट क्या हुआ? तो टेस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग ही देखनी है ना क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, उसमें से आपने सैंपल और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपने डाटा लिखना होता है। अगर वही आप उसको लिखने में तामुल करें, हालांकि नोट्स हर सवाल सॉल्व किया हुआ प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन आप लोग खोल के देखें तो फिर ये रोज का 1-1 घंटा दें। तो जितने दिनों से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं हफ्ते के अंदर, मेरा नहीं ख्याल है कि आपको कोई मसाइल होते हैं, लेकिन मजाल है आप कहते हैं कि हमें पढ़ना भी ना पड़े और हमें फेवर भी मिल जाए और सारा कुछ हो जाए। एनी हाउ जी,